नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फो मीडिया का खास कार्यक्रम सफर कामयाबी का। और आज हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं श्री भूपेंद्र चौबे जी, जो कि वर्तमान में इंडिया अहेड न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है। जी सर, 2 दशक से भी अधिक का आपका अनुभव है और काफी समय पत्रकारिता और मीडिया जगत को आप दे चुके हैं। तो जैसे कि हमारी परंपरा है, हम हमारे मेहमान से सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, पारिवारिक संस्कार कैसे थे, भाषाई संस्कार कैसे थे, शिक्षा कैसी रही और पत्रकार बनने के बारे में आपने कब सोचा? आनंद भाई, बड़ा ही गहन प्रश्न है ये। चूंकि सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगा। मैं बड़े ही साधारण मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार से आता हूं। मेरे पूज्य पिताजी जो अब नहीं है हमारे साथ, वो एक अध्यापक थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, बॉटनी पढ़ाते थे। और मैं अपने परिवार में 4 बहनों के बाद सबसे छोटा बच्चा था, इकलौता अपनी बहनों का भाई और अपने माँ बाप का बेटा। मेरी पैदाइश बनारस में हुई, लेकिन मेरा पालन पोषण, मेरी प्राथमिक शिक्षा और वो सब दिल्ली में हुई। मैं सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली में गया था और वहाँ पर मेरे जीवन में मैं आगे भी कुछ हूँ। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की प्राथमिक शिक्षा का वातावरण मुझको मिला, उसका एक मैं बहुत मानता हूँ कि मेरे स्कूल के समय में, विद्यालय के समय में। हमारी माता जी मुगलसराय से आती हैं, बनारस के पास एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से आती हैं। वो कक्षा 6 तक पढ़ी हुई थी, होम मेकर थी आज की भाषा में। और हमारे जो है ज्यादा समय इसी बात पर बीतता था कि अगले महीने की जो स्कूल फीस है वो देने के लिए पैसे हैं कि नहीं। या कितनी बार ऐसा होता था कि साहब, आप स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनमें आपको बहुत बार आपको पैसे देने होते थे, वो पैसे देने के लिए है कि नहीं। तो एक उस वक्त के भारत की जो सामाजिक जो इनसिक्योरिटीज थी, वो इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवार था। तो मेरे पिताजी जौनपुर से आते हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा बनारस में कोचिंग से की। ऐसा आप समझ सकते हैं कि उस समय में क्या होता था 70, 80, 90 के दशक में, कि जब परिवार का कोई व्यक्ति अगर एक शहर आ जाता था तो उसके साथ तो पूरा का पूरा गांव आता था। तो हमारे पिताजी की तो अपने ठीक है बीवी और बच्चे जरूर थे, लेकिन उनके साथ में एक बहुत बड़ा उनका कुटुंब उनके हमारे गाँव से आता था। कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, वो सब आते हैं, वो लोग रहते थे। लेकिन बहुत मजा आता था। अब हम लोग थोड़ा नॉस्टैल्जिक होके उस समय के बारे में कितनी बार आप सोचते हैं कि कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो पल, जब आपके पास समय होता था। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ ले आई है। आप यहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूँ और हम लोग आपस में वीडियो कॉल इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमने ये नहीं सोचा था कि पत्रकार बनूंगा। जैसे मैंने आपको स्कूल के संबंध में बताया, ये जरूर था कि मैं अपने स्कूल में मुझे इंटर स्कूल डिबेट्स में जाना बहुत अच्छा लगता था। और उसके पीछे भी एक कारण था। मैंने आपको बताया है कि हमेशा पैसे की तंगी रहती थी हमारे। तो जब आप स्कूल के लेवल पे जब आप डिबेट्स या ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन अगर आप जीत जाते थे तो आपको किताबें खरीदने के लिए आपको कूपन से, वो जो है वो मुझको हमेशा से एक्साइट करता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने इसमें अच्छा किया और अगर मुझे इसमें मान लीजिए कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किताब खरीदने के लिए मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे और उस किताब को पढ़ पाऊंगा। इस तरीके से जो है जीवन का सफर चलता रहा। स्कूल के बाद मैंने गणित शास्त्र में मैंने अपना बैचलर्स किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई गया था, वहाँ पर गया था मास्टर्स अपना करने के लिए मैथमेटिक्स में। लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ साथियों ने हमको कहा कि भाई तुम बोलते अच्छा हो, लिखते अच्छा हो, तो क्यों नहीं थोड़ा मीडिया कम्युनिकेशंस की तरफ तुम क्यों नहीं जाते। तो वहाँ पर जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन करके है, SIC को बोलते हैं। आज के समय में तो उसमें पूरा एक फुल टाइम कोर्स है, लेकिन उस समय में सिर्फ शाम का 1-2 घंटे का एक इंट्रोडक्टरी टाइप कोर्स होता था। और मैं उसमें इसलिए गया क्योंकि मैं फिल्मों से बड़ा प्रभावित था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किताबें पढ़ने का मुझे बड़ा शौक था। मेरे दिमाग में विभिन्न प्रकार की कहानियां हमेशा चलती रहती थी। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी कोई एक फिल्म लिखूं और उसको खुद ही डायरेक्ट करूं। वो एक अहम कारण था कि हम मुंबई गए। लेकिन अब आज की डेट में आप देख रहे हैं 1998 से शुरू किया हुआ सफर आज 2021 पर पहुंच गया है और कभी मुझको लगा ही नहीं कि मैंने कब शुरू किया या मैं कहाँ गया।
तो जैसा कि आपने बताया कि फिर आपने मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जाने का सोचा, तो पहली नौकरी कैसे मिली? मजेदार बात आपको बताता हूँ। मेरी मेरी अनुभूति वो उनके माता पिताजी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, हिंदू कॉलेज में। उनका एक स्टूडेंट था जिसने एक्सरसाइजिंग में, क्योंकि उसको मेरी वाइफ में मतलब एक साथ पढ़ती थी, तो क्लासमेट्स थे, तो हमारे मौजूदा सास ससुर का एक स्टूडेंट था जो उस समय आज तक में कुछ काम करता था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या काम करता था। आज तक उस वक्त एक घंटे का बुलेटिन होता था और वो लोग अपना चैनल बनाने के लिए कुछ सोचे थे, वो शायद वो अरुण पुरी को और इन लोगों को अच्छे पारिवारिक तौर पे जानते थे। उन्होंने मेरी श्रीमती जी को बोला कि ऐसा है कि ये कंपनी है और ये पॉलिटिक्स बनाती है, तुम इसमें अप्लाई करो, ये अच्छा करियर है। उनको कहा, उन्होंने मुझको कहा, उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई न्यूज़ में ऐसा इंटरेस्ट है, वो डॉक्यूमेंट्री बनाती है। उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा राजनीति की तरफ ज्यादा देखते हो, और अब राजनीति मतलब मैं राजनीति को मैं सिनेमा के पट पर रखना चाहता हूँ, लेकिन तुमको इंटरेस्ट है तो इसमें बात करो। ठीक है, कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि और अगर भर ही रहे हो तो दो ही तो कंपनी है, एक एनडीटीवी है और एक टीवी टुडे, दोनों भर दो, क्या जाता है। जी का उस वक्त इतना माहौल नहीं था और हमारा कोई ऐसा कोई इतना मतलब इतना हमको इन्फॉर्मेशन नहीं था, हमारे पास जानकारी नहीं थी किसी क्या कर रहा है, दो सीवी मेरे ले जाके उन्होंने टीवी टुडे के दफ्तर में रख दिया, उधर होता था करोल बाग में बैठने वाला, और एक सीवी अर्चना कॉम्प्लेक्स में जाके डाल दिया। और मैं इस बात को भूल गया, सीवी चला गया, मैं इस बात को भूल गया। ये बात मुझे बहुत समय बाद बताई कि उन्होंने मेरे सीवी की कोई 5-6 प्रतिलिपियां बनाई और वो उन्होंने हमारे कुछ मित्रों को दी। अब ये हमारे मित्र क्या करते थे कि वो हर महीने जाके एक प्रतिलिपि, एक कॉपी जो है वो डाल देते थे। तो वो लगातार एचआर प्रोसेसेस जो लगातार बढ़ता रहा। तो एक दिन हमको रॉय जी के ऑफिस से फोन आया, आपको क्या बताना चाहिए। उस वक्त जब ये मुझको फोन आया तो मैं उस वक्त देहरादून में केतन मेहता के साथ मैं एक फिल्म शूट कर रहा था, वो एक एड फिल्म बना रहे थे और उसके बॉम्बे में हमारे प्रोफेसर थे वहाँ पे। तो लोगों ने हमको कहा कि आप केतन का एक शूट है देहरादून में और आपके लिए आप बताओ प्रोडक्शन से डायरेक्टर आपके लिए आ जाते हैं, कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो नया सीन। अब क्या हुआ कि जब हम उधर ये और हम एकदम मतलब एड फिल्म 100 लोगों का शूट था, बहुत बड़ा शूट था, उसी दौरान हमको बोला गया साहब आप तो आ गए, तो आपको बुलाया। तो मैंने केतन को बोला, हमने केतन को कहा साहब देखिए मैं यहाँ हूँ और हमको बुला रहा है, बुला रहे हैं, बिल्कुल तुम जाओ, बहुत अच्छा कर रहा है इस क्षेत्र में। और ये तब तक ये सब बातें उजागर होने लगी, डील है और आगे चल के उन्होंने कहा बिल्कुल आप आगे जाएंगे। तो हमने वो भारत भाई वहाँ आधा छोड़ के हम चले गए। दिक्कत ये थी, मुझको ये नहीं पता था कि मेरा जो बायोडेटा जो वहाँ पर उसको दिया गया था वो सीवी मतलब वो वही सीवी था जो मैंने बनाया था, या उस सीवी हमारे मित्रों ने उसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए तो उसमें कुछ छेड़खानी करके कुछ और तो आगे की बातें निकलेंगी थी, तो ये मुझको नहीं पता था। तो मैं वहाँ गया और बैठा, तो पुनः उनकी वाइफ बात कर रहे थे, उन्होंने हमको बोला कि भाई ये जो तुम्हारा सीवी है ये तो इतना परफेक्ट सीवी है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं पूछने के लिए, तो मतलब एजुकेशन भी अच्छी है तुम्हारा, सब कुछ है। तो मैं थोड़ा खेपा, मुझे लग रहा है हमारे बच्चों ने हमको जो हमारा काम बनाने के लिए हमारी तारीफ इतनी करती कि शायद वो अनबिलीवेबल लग रही है, उनको लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो मैंने उनको बोला ये है कि ये सीवी हमारे कुछ बच्चों ने डाला था, मुझे पता नहीं कि कौन सी कॉपी आपके पास है। तो मेरे साथ मुझे लगा तो बहुत बढ़िया मल्टी कलर एक सीवी था, लाल नीला, उसमें विभिन्न प्रकार की कलर जो है सब उसमें हमारे बच्चों ने लगा के उसको अट्रैक्टिव दिखाने की। तो उनसे 10-15 मिनट गपशप हुई। मैंने उनको कहा कि साहब मैं तो सिनेमा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम बतौर वीडियोग्राफर क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हो, हम तुमको कैमरा दे देंगे, तुमको शूट करने का शौक है, तुम एक काम करो तुम अपने आप शूट करो, अपने आप अपनी कहानी बनाओ।
उसको उनकी बात को दम लगा, मैंने कहा ये भी ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन के अगले 21 वर्ष में इस बिजनेस से जो मैं लगा हूँ आज इतनी, और आपसे बात हो रही है तो मेरे भी रोकते खड़े हो जा रहे हैं कि आज मेरा ये 23वां साल शुरू हो गया है इस प्रोफेशन में। और कहाँ से शुरू हुआ था, एनडीटीवी में 2000 शामिल हो जाते हैं, 2005 में जब एनडीटीवी में थे। उसके बाद हम नेटवर्क की टीम में थे, जहाँ पे हमने 2020 पिछले साल तक हमने यहाँ पे कार्य किया, और अब 2020 की जुलाई से हम इंडिया हेड का संचालन कर रहे हैं। यही हमारी वीडियो। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रणव रॉय जी से आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद एनडीटीवी में आपके सफर की शुरुआत हुई, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि अपने शो को प्रोड्यूस करना, अपने शो बनाना और एंकरिंग करना आपने कब से शुरू किया? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। क्या है कि तो लगता है हमारे उद्योग में, हमारे स्फीयर में ना, लोग एंकरिंग को एक अलग ही एक कला मानते हैं, और एंकर होना, एंकर बनना, या जैसा कि शो डिजाइन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है कि आपने बहुत कुछ जीवन में किया। मेरा मानना है कि दरअसल ऐसा है नहीं। मेरा मानना है कि एक एंकर तब तक एक अच्छा एंकर नहीं बन सकता जब तक वो एक अच्छा रिपोर्टर ना, यानी कि जब तक वो एक उसके जीवन का अपना कुछ समय हार्डकोर रिपोर्टिंग करना लगाया। मैंने 1999 से लेकर करीबन 2007 तक, 2008 तक, मतलब जीवन के पहले 10 वर्ष मैंने हार्डकोर रिपोर्टिंग किया। और जब हमने शुरू किया था अपना पत्रकारिता का सफर, तो उस वक्त आप ये मान के चले कि गूगल और ये सब सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो आपको अगर किसी व्यक्ति को फोन करना होता था, आपको उस व्यक्ति का नंबर कहाँ से आएगा? वो जो एफर्ट करते थे कि आपको किसी वकील के पास जाना है, लोग इतना मोबाइल फोन उस वक्त इतने नहीं होते थे, आप लैंडलाइन टू लैंडलाइन आप फोन करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन था और एक हार्ड वर्क का एक इकोसिस्टम मैंने खुद अपने लिए बनाया, जिसका मुझको आज की डेट में उसका फायदा प्राप्त होता है। एंकरिंग मेरे लिए रिपोर्टिंग का एक पहलू है। मैं नहीं मानता इस बात को कि किसी भी व्यक्ति को इस उद्योग में, इस स्फीयर में इसलिए आना चाहिए क्योंकि उसको टीवी पे देखने का शौक है। ये स्टूडियो एंकरिंग का जो मॉडल है, मैं इस मॉडल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मुझको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया हाउसेज अगर इस बात को फोकस करें कि वो लोग जो एंकर बनते हैं आगे चल के, क्या उन लोगों ने अपने जीवन में कुछ रिपोर्टिंग का भी सफर किया है कि नहीं किया है। आप चाहे हिंदी चैनल्स हो, चाहे हिंदी चैनल्स हो, आप जो सर्वश्रेष्ठ एंकर्स आपको सारी तरफ दिखते हैं, वो सब वे हैं जिन्होंने अपने जीवन में काफी लंबा समय पहले रिपोर्टिंग को दिया। उसके बाद ही एंकरिंग आती है। एक बड़ा एक नेचुरल एक सेकंड स्टेप एक बनता है, एक एक्सटेंशन बनता है। मैं सेकंड स्टेप भी नहीं कहूँगा, एक एक्सटेंशन बनता है। तो मेरा जो एंकरिंग करने का अंदाज है या जो मैं शोज करता हूँ, मैं उन शोज में एक रिपोर्टर की सेंसिबिलिटी को आगे लेकर आता हूँ। और मैं मानता हूँ कि लोग हमसे इसलिए जुड़ते हैं और लोग हमारी बात का तवज्जो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रोग्राम में कहीं ना कहीं वो रिपोर्टर की सेंसिबिलिटी आ रही है जो हमारे बिजनेस से मिल जाती है। सर, अगर आपके बारे में देखा जाए तो मैं देख रहा था कि आपने ज्यादा संस्थानों के साथ काम नहीं किया। मसलन एनडीटीवी के साथ काम किया तो अच्छा काम किया, फिर आप CNN न्यूज़ 18 में आ गए, फिर वहाँ 15 साल तक रहे, एग्जीक्यूटिव एडिटर तक फिर आप पहुंचे और अब आप आंध्र प्रभा पब्लिकेशन आपने ज्वाइन किया। तो CNN न्यूज़ 18 के बारे में कुछ बताइए, वहाँ कैसे जाना? तो सर क्या हुआ था कि जब मैं एनडीटीवी में था, तो ये सच है कि मेरे जीवन के ऊपर राजनीतिक सर्विस का बहुत गहरा प्रभाव था। मैं चूंकि उस वक्त की माहौल बहुत अलग था और मैं उनको उस समय, अब चूंकि माहौल बदल गया, पत्रकारिता पूरी बदल गई, उनको उस समय में मैं एक अलग लेवल के अलग श्रेणी में उनको देखता था। और बहुत से ऐसे लोग थे, अगर आप पीढ़ियों की बात करें तो पत्रकारिता की एक पीढ़ी थी जहाँ पर आप प्रणव रॉय, विनोद दुआ देख सकते हैं, दूसरी पीढ़ी थी जहाँ पर आप राजदीप देख सकते हैं। मैं अपने आप को तीसरी पीढ़ी के पत्रकारों में देखता हूँ, उनसे एक श्रेणी नीचे, और अब हम लोग अपना कार्य करते हैं। तो राजनीति के साथ मैंने बहुत नजदीकी से काम किया। हमारे राजनीतिक संपादक होते थे वहाँ पर, आपको तो एनडीटीवी में क्या होता है, लेकिन नाइट शिफ्ट होती है। ये घटना का विवरण करता हूँ और फिर CNN न्यूज़ 18 पर आता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जीवन में सिर्फ 2 ही संस्थाओं में क्यों काम किया। बहुत से लोग
विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मौके नहीं है, बहुत मौके हैं हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के लोगों को जोड़ने के, लेकिन मैंने कभी किया नहीं काम। उसका एक कारण है, और उसका कारण ये है कि राजनीति से मेरे बड़े आत्मीय संबंध है। एनडीटीवी में एक बार मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, जो कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होती थी। तो उसमें क्या होता था कि आपको ऑडिट का सारा बुलेटिन आपको खुद तैयार करना पड़ता था। आपको एक नाइट शिफ्ट की तो 7 दिन की शिफ्ट होती थी, तो ये 7 शिफ्ट करती थी कि आप रात भर काम करके सुबह आप चले जाएंगे, सो जाएंगे, ऐसी रात को फिर एक काम हम करते थे। एक दिन उनको राजनीति में मैं घर जा रहा था, तो नाइट शिफ्ट करके मैंने फोन किया। तो एक कहानी हुई थी अजीत सिंह के हरित प्रदेश से संबंधित थी। वो चाहते थे कि वो कहानी नाइट शिफ्ट, लेकिन वो जानते थे कि मैं नाइट शिफ्ट हूँ। तो उन्होंने मुझको कुछ लाने के लिए कहा, वे भूपेन स्टोरी हो रही है और मैं चाह रहा हूँ कि हमारा कोई इंटेलिजेंट रिपोर्टर जो है, जो कोई बुद्धिमान रिपोर्टर जाए। तो मैंने कहा जी सर। तो बोले तुमको क्या लगता है बुद्धिमान रिपोर्टर कौन है? तो मैंने कहा सर मैं तो देखिए मैं तो हम तो यंग रिपोर्टर है, क्या बताया बुद्धिमान रिपोर्टर कौन? तो फिर उन्होंने फोन रखा। उसके बाद मुझे कहा, मैंने कहा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं काम ठीक है मैं चलूंगा। तो बोले लेकिन तुम तो लेकिन नाइट शिफ्ट पे तुम कैसे जाओगे? मैंने मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है। तो उनको उनका काम करवाने का उनका एक अपना अंदाज था। उस समय में वो भी युवा थे और टीवी के भाई उस समय में बड़ा मतलब खुदा माना जाता था। बड़े दुख की बात है मेरे लिए, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं देखता हूँ राजनीति में जो नक्काशी कर दिया है आज के तरीके, मुझे बड़ा खराब लगता है कहाँ पे काम हो गया। बट ठीक है, मैं किसी के ऊपर कोई मैं कटार के पर्सन टिप्पणी निजी टिप्पणी नहीं करता। उन्होंने जब ये अपना मन बनाया 2005 में CNN IBN लॉन्च करना था, उनसे करीबन 5-6 महीना पहले 7 महीने पहले अर्नब गोस्वामी ने एनडीटीवी छोड़ा था। और अर्नब बहुत ही की थे कि मैं टाइम्स नाउ उनके साथ में ज्वाइन करूँ। उन्होंने मुझको तमाम किस्म के प्रलोभन दिए, सब किया। लेकिन मेरा जुड़ाव तब तक राजनीति से बहुत था और उनके माइंड में था, उनके दिमाग में चला तो हम लोग करेंगे तो साथ में। तो जब उन्होंने शुरुआत किया उन्होंने 2005 में, तो बड़ा लाजमी था और स्वाभाविक था कि मैं उनके साथ जुड़ जाता। हम उनके साथ जुड़े। जब उनके साथ जुड़े उसके करीबन 2-3 महीने बाद हमको प्रणव रॉय जी से बरखा दत्त के द्वारा फिर हमको वापस बुलाने का एक प्रयास किया गया। मेरी प्रणव रॉय से मीटिंग भी हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्यों छोड़ के जाना चाहते हो? उन्होंने मेरे सामने एक ब्लैंक चेकबुक रख दी। उन्होंने कहा अगर बात सैलरी की है और मैं कोई मात्र में 27-28 वर्ष का व्यक्ति था, उन्होंने बोला तुम डाल लो, चेकबुक साइंड है ये, मैं देखूंगा नहीं इसकी तरफ। तो मैंने कहा ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, आप मेरी प्रतिभा को इतना पूरी दे रहे हैं, लेकिन मैं अपना माइंड बना चुका हूँ। मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत और नहीं आप ये कर सकते हैं, अभी आप रहने दीजिए, अभी नहीं हो पाएगा। तो बोले ठीक है। अब उन्होंने तो वहां से CNN IBN की हमारा सफर शुरू हुआ। तो मुझको राजदीप जी ने बनाया था चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट CNN IBN। और हमने विभिन्न प्रकार की चीजें की, काफी बड़ी मात्रा में जो सरकार थी और सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ उनका जेल जाना, जो 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही। बहुत स्टोरीज हमने किया, पूरे देश में घूम के हमने कई हमने नायाब स्टोरीज हम लोगों ने करी। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा माहौल था CNN IBN में भी। लेकिन ये जरूर है कि जब तक CNN IBN का ग्रोथ शुरू हुआ और बाद में CNN न्यूज़ नहीं बना, तब तक मार्केट बदलने लगी थी, मार्केट फोर्सेस का प्रभाव ज्यादा होने लगा था, नए चैनल्स आने लगे थे, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होने लगी थी, कंपटीशन, राइवलरी, ये सब चीजें बढ़ने लगी। उन सब से निपटने के लिए मतलब नेटवर्क 18 के पास उसको ठीक ठाक फंडिंग थी, लेकिन उस किस्म की फंडिंग नहीं थी जैसे मान लीजिए एनडीटीवी के पास हो। तो कितनी बार हम लोग को लगता था कि ऐसा लोग मुझसे पूछते भी हैं कि साहब आपको लगता आपने एनडीटीवी छोड़ के गलत किया। हमारे अभी कितने विष्णु शो अभी वो ट्विटर पे डाल रहे थे कि 25 साल हो गए उनको एनडीटीवी में एक ही जगह काम करते हुए। काबिल तारीफ बात है, कितने उतार चढ़ाव उन्होंने भी जैसे लोग भी दिखते हो। क्या लोगों को विभिन्न संस्थाओं में काम करना चाहिए क्या एक बेहतर अनुभव के लिए? मेरा मानना है कि अगर मैं अपना जीवन फिर से शुरू करता मान लीजिए, तो मैं ये जरूर कोशिश करता कि मैं कुछ और संस्थाओं से मैं जुड़ता। जैसे आज की तारीख में इंडिया गेट के साथ जो हम काम कर रहे हैं और मैं इतने युवा
सहयोगियों के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझको समझ में आता है कि मार्केट में टैलेंट कितना है। अगर मान लीजिए मैं नेटवर्क मीटिंग में खड़ा होगा मैं, तो ठीक है, मैं अपना प्रोग्राम करता रहता, शो करता रहता, लेकिन ये जो अनुभव जो मैं अब प्राप्त कर रहा हूँ, जिन लोगों का सानिध्य मुझको प्राप्त हो रहा है, जो मुझको देखने को मिल रहा है, जो समझने को मिल रहा है, वो कभी नहीं मिल पाता अगर हम वहीं जुड़े होते। तो शायद मेरा अनुभव कुछ और होता, शायद मेरा अनुभव कुछ और बड़ा होता अगर मैंने कुछ और चुनिंदा संस्थानों के साथ मैंने काम किया होता। 2013 में मैं आपको बताऊं, मुझको टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से बहुत बड़ा एक ऑफर आया, और मैं अब तो नहीं रहे रंजन सरकार संपादक थे उसके, उनके और जयदीप बोस के बीच मैं बड़ा, हमने पूरी शाम या दिन पूरा हमने बिताया इधर, चाय के हमने बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ, लेकिन मैं वो छोड़ के ऐसे नहीं गया वहां पर, क्योंकि नेटवर्किंग हम लोगों के लिए उस वक्त एक घर बन गया, लाइब्रेरी हम लोग के लिए घर बन गया था। और लेकिन फिर उसके बाद जब 2014 में जब कंपनी बिक गई, तो वो पूरा उसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया, मतलब पत्रकारिता का भी कैरेक्टर पूरा चेंज हो गया, कंपनी का भी कैरेक्टर चेंज हो गया। तो स्वाभाविक था जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि मैं वहां से अपना कुछ मैं और अपना करता जो कि हम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सफर था हमारा, एनडीटीवी में भी, सीएनआईबी में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला। लीडरशिप, मतलब चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट से हम एग्जीक्यूटिव एडिटर बन गए, और चैनल चलाने लगे, आपने शो डिजाइनिंग की बात, शोज डिजाइन करने लगे। राइटिंग में मेरी क्रिएटिविटी के बड़े कायल थे, और मुझको हमेशा बहुत इनकरेज करते रहते थे कि करो, तुमको जो करना है। एक बार हमने एक स्टोरी करी कोल स्कैम के ऊपर, मुझको याद है सीएनआईबी में, तो नवीन जिंदल का नाम जो है उससे बड़ा भारी तरीके से चल रहा था। और क्या हुआ कि हमने अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से हमने उस पर गाने का ट्रैक लगा दिया कि गंदा है पर धंधा है। धंधा है, एक फिल्म का गाना था, गंदा है पर धंधा है। उसमें नवीन जिंदल की फोटो लगाई और उसके ऊपर हमने काली पोत दी, मतलब एक ब्लैक पेंट का हमने उसके ऊपर इफेक्ट डाल दिया। उसको नवीन मेरे बड़े दिन से मुझको मिले, मुझको नवीन जिंदल कहीं, मैंने कहा यार चौबे जी यार बॉस मेरा, मुझको याद नहीं काली पोत बताओ। तो ये सब जो चीजें थी, ये सब हम लोग कर पाते हैं सबकी तारीफ। अब समय बदल गया इसका। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि एक तरफ आपने कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ काम किया, दूसरी तरफ अब वर्तमान में एक यंग टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, डायनेमिक टीम के साथ आप काम कर रहे हैं। तो डिजिटल पे मेरा सवाल था कि जो करंट जनरेशन है वो एक डिजिटल फॉर्मेट वाली जनरेशन है, और इंडिया अहेड के बारे में जैसा कि आप अक्सर कई मन से कह चुके हैं कि डिजिटल, टीवी और इन सब का एक कॉम्बिनेशन हमको जो है तैयार करना है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो इंडिया अहेड की ग्रोथ को डिजिटल की ग्रोथ को किस तरीके से कंपेयर करते हैं? देखिए, इंडिया अहेड को हम एक बहुत ही नायाब प्रोडक्ट के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। मुझे बड़ा फक्र है इस बात पर कि इंडिया अहेड एक बहुत छोटे से समय में देश का पहला और इकलौता असल में डिजिटल लेड टेलीविजन चैनल। हम डिजिटल एंटिटी हैं टू द एक्सटेंट कि जब हम अपने डिजिटल स्टोरीज को, डिजिटल वीडियोस को अपने चैनल पे चलाते हैं, हम बतौर लोगों के साथ चलाते हैं कि ये सब indiaahead.com का प्रोडक्शन है। क्या होता है कि बाकी अगर आप अन्य जगह देखते हैं तो आप कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं आप टीवी के लिए, और सिर्फ आप उस कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं और आप कहते हैं कि साहब मेरा डिजिटल मेरा चल रहा है। हम ऐसा नहीं करते। हम कंटेंट बना रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिसाब से, हम कंटेंट बना रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस के हिसाब से। हम कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, वो सब हम डिजिटल डिवाइसेस के हिसाब से बना रहे हैं, और उस कंटेंट को हम टीवी पे डालते हैं। हमारे साथ इस देश के जो सबसे नामी गिरामी इन्फ्लुएंसर्स पत्रकार है, मनीष छिब्बर इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे, एडिटर थे, शेखर गुप्ता के साथ थे, वो हमारे लीगल कंसल्टिंग एडिटर हैं। आपको मतलब उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून को कोई बेहतर समझता है या कानून के ऊपर कोई बेहतर रिपोर्टिंग करता है। हम उनकी सारी कहानियां वो डिजिटल पे लिखते हैं, डिजिटल पे करते हैं, हम उन स्टोरीज को टीवी पे चलाते हैं। हमारे साथ ऋचा अनिरुद्ध जी हैं, अभी हम योगी आदित्यनाथ जी का हम लोग इंटरव्यू करके आए हैं, और बड़ा उस पर ट्रैक्शन हुआ और बड़ा भारी उस पर फीडबैक और रिस्पॉन्स उस पर आया है। ऋचा अनिरुद्ध, मेरा मानना है कि इस देश की सर्वश्रेष्ठ और सबसे सलीके वाली और सबसे समझदार वो एक हिंदी एंकर, हिंदी पत्रकार है। उन्होंने भी हाल में, मैं आपके सभी दर्शकों को कहूंगा, उन्होंने भी हाल में हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ऋचा जी ने एक कार्यक्रम किया, बाढ़ की बात, और आप उस कार्यक्रम को अगर आप देखें, मैं शर्तिया तौर पर मैं कहता हूँ, ऐलानिया तौर पर कहता हूँ कि कोई चैनल, कोई मीडिया एंटिटी ऐसा नहीं है जो उस प्रकार की गहरी डेप्थ वाला कोई प्रोग्राम है।
कोई कर पाया। हमारे साथ बेतवा शर्मा जी हैं। बेतवा जी हकीकत पोस्ट की राजनीतिक संपादक थी, लखनऊ की रहने वाली हैं, हमारे साथ हैं। कोलंबिया की पढ़ी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की। आप उनकी राइटिंग, उनकी लेखनी अगर आप देखें, मैं मतलब वो एक लेवल ही अलग है। तो मुझको बड़ा गर्व है इन सब चीजों पर। सुमित पांडे मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, सहयोगी हैं, नेटवर्क 18 में हमारे साथ थे। वो भी नेटवर्क 18 छोड़, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं। रोशन तमाम हमारे हमारे पूरा चीफ डिजिटल कंटेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने रागा पहल का जो क्विंट है वो उन्होंने बनाया था। नेटवर्क 18 का लाइव उन्होंने बनाया था। दैनिक जागरण का जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो उन्होंने बनाई थी। हमारे साथ ही अमिताभ भटनागर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं हमारे टाइम्स ग्रुप के। उन्होंने झंडे उन्होंने गाड़े हैं, वो हमारे साथ हैं। और सुदीप मुखिया जी हैं हमारे साथ, हमारे ग्रुप एडिटोरियल प्रेसिडेंट हैं। उनका करीबन 25-26 वर्ष का उनका अपना अनुभव है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो हमारी जो टीम है वो बड़ी ही डाइवर्स है। हम लोगों ने बहुत सुना था मेरे पीछे के 20 वर्षों के अनुभव में कि साहब आपको साउथ में जो है, दक्षिणी राज्यों में अंग्रेजी व्यूअरशिप बहुत है, लेकिन कभी कोई दक्षिणी राज्यों को कोई सीरियसली उतना तवज्जो नहीं देता था जितना हमने हमने बड़े गर्व से हमने ये ऐलान किया हुआ है और लोग उस पर अमल भी करते हैं कि हम लोग एक साउथ फोकस्ड नेशनल न्यूज एंटिटी है। हमने अपना जब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारा तमिल डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो उस पर कुछ मैं देखता हूँ कुछ कमर्शियल सपोर्ट भी उस पर शुरू हो गया है। संध्या रविशंकर उसका संचालन करती है सुधा सदानंद जी के साथ चेन्नई से। सो हम वो सब चीजें कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं करते। और एक पंक्ति में अगर आप मुझसे पूछें जो सार है वो ये है कि मैं अपने आप को इंडिया हेड को इस ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्मूले में नहीं देखता। मैं अपने आप को इंडिया हेड को फेक न्यूज के फॉर्मूले में नहीं देखता। ना हम ब्रेकिंग न्यूज हैं, ना हम फेकिंग न्यूज हैं, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज हैं। क्योंकि मुझे लगता है वो न्यूज ही गायब हो गया है, हम उस न्यूज को वापस लाने की कोशिश करते हैं। हम लोग अगले महीने हम लोग एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं लंदन में। उसका भी हम आपके दर्शकों से बहुत जल्दी उसकी भी रूपरेखा हम लोग शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हम लोग एक चैनल करना चाह रहे हैं वहाँ के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मिलकर, उसके बारे में भी हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। सर जाते जाते आखिरी सवाल है मेरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दरअसल कुछ 4-5 साल अगर हम देखें पिछले, तो इस देश में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है, जो ये लिख रहा है कि इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, इस देश में लिखने की आज़ादी नहीं है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो सरकार जो है ईडी की और इनकम टैक्स की जो है आपके ऊपर रेट पड़वा देती है। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से नेगेटिव रिपोर्टिंग मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग में। तो बस आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि इस देश में एक अघोषित आपातकाल है? बिल्कुल नहीं मानता मैं इस बात को कि इस देश में अघोषित आपातकाल है। दरअसल हुआ क्या है कि वो लोग जो कि पहले अपने आप को इस देश की पत्रकारिता का नेतृत्व संभालने वाले समझते थे, जो सोचते थे कि इस देश में जो ओपिनियन है वो बनाने में जिनका सबसे बड़ा जिनका हाथ है जिन लोगों का, वो सब लोग हो गए हैं पैदल, क्योंकि उन लोगों का एक्सेस जो है वो काट दिया गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे अपनी चैनल में CNN IBN में एक बार चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, या वित्त मंत्री के शायद जल्दी मंत्री थे, कोई है, हमारे 9 बजे के बुलेटिन के पहले और अंत में एक हफ्ते तक माफीनामा चलाया गया, एक हफ्ते तक। हमारे ही CNN IBN में सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक बार स्टूडियो में उनको बोले नहीं दिया गया था, क्योंकि राजीव जी को लगा कि उनको बोलेंगे तो चिदम्बरम जी नाराज हो जाएंगे। ये भी हुआ था। ये नहीं कि ये कोई नई चीजें नहीं है, ये सब संस्थानों में होती है। एनडीटीवी इतनी अपनी बखार करता है, एनडीटीवी, रॉयटर्स, फलाना टिमाका, एनडीटीवी ने खबरों को नहीं रोका था। क्या चिदम्बरम जी के कहने पर एनडीटीवी नहीं रोका था क्या? तो ये सब चीजें पहले भी होती थी। कोई सरकार देखी नहीं चाहती कि पत्रकार वर्ग उस सरकार की एकदम शीशा लदेड़ कर दे, ये सरकार नहीं चाहती। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की डेट में चूंकि आप सोशल मीडिया के युग में हैं, जो चीजें होती हैं वो बहुत आपको बड़ी दिखती है। यानी उसने ये स्टोरी रोक दी, इसका मतलब उसके पीछे ये है, उसके भाई दैनिक भास्कर समूह के खिलाफ मान लीजिए रेड पड़ गई। अब अगर आप मान लीजिए सैंड माइनिंग, चावल के धंधे में आप 50 अगर बिजनेसेस में हैं और आपके अन्य किसी बिजनेस में मान लीजिए अगर कुछ विरोधाभास है, कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने से क्या गलत है? तब हम पत्रकार बन जाते हैं।
तब हम ये नहीं कहते कि साहब दरअसल बात तो ये है कि ये बिजनेस कहीं और है। सरकारें पहले भी स्वच्छंद पत्रकारिता को कंट्रोल करना चाहती थी, सरकार आज भी स्वच्छंद पत्रकारिता को कंट्रोल करना चाहती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा, और मैंने खुद मोदी जी को मैं बड़े नजदीकी से देखा, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती कि आप उनकी स्क्रूटिनाइज न करें, लेकिन चक्कर क्या है कि स्क्रूटिनाइज करने के बजाय लोग सरकार को गाली देते हैं। अगर आप इस तरीके का एक माहौल बनाएंगे कि स्क्रूटिनी को आप गाली गलौज से रिप्लेस कर देंगे, तो वो मैं उस बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। आप इंडिया हाइट देखिए, हम लोग हर प्रकार की खबरें कर रहे हैं। मतलब मुझको तो आज तक किसी मंत्री ने नहीं कहा कि साहब ये जरूर है कि कोई ये कह सकता है कि साहब आप जो कह रहे हैं गलत है, आप इसमें ये तकलीफ जोड़ लीजिए। लेकिन ये कि आप बिल्कुल चुप ही हो जाइए, ऐसा तो मैं कहीं नहीं देखता। वो लोग जो कि कहते हैं कि एकदम चुप्पी है, वो लोग हैं जो कि जो पिछली सरकार थी, जो पीछे का जो इकोसिस्टम था, वो उससे बहुत आगे थे। आज की डेट में वो लोग पीछे रहे। और कोई इसमें कोई मैं कोई डिबेट में इसका नहीं देखता। चलिए भूपेंद्र जी, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बड़े बेबाकी से जवाब दिए, और हमारी पूरी टीम की ओर से इंडिया अहेड के लिए और आपके जो भी फ्यूचर के प्लान्स हैं उनके लिए आपको ढेर सारी बधाई। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत धन्यवाद।